पढ़ाई का अड्डा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे, क्योंकि भोपाल में बड़ी खबर यह आई कि राजधानी भोपाल में ईडी ने छापे मारे हैं। पीएमएलए एक्ट के तहत ये छापे की कार्रवाई की गई है। भोपाल के पीपुल्स ग्रुप पर यह कार्रवाई हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान लाखों रुपए का कैश मिला है, दस्तावेज मिले हैं। ईडी को दरअसल अनियमितताओं की शिकायत मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। ग्रुप के कई ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। तो यह बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। पीपुल्स ग्रुप जो है उस पर कार्रवाई की गई है। भोपाल के पीपुल्स ग्रुप पर सर्च ऑपरेशन ईडी की तरफ से चलाया गया और लाखों रुपए का कैश तो मिला ही है, दस्तावेज भी मिले हैं। अनियमितताओं की शिकायत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय को मिली थी और उसके बाद यह कार्रवाई देखने को मिली है। कई ठिकानों पर दबिश दी गई है, कार्रवाई की गई है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी ने छापा मारा है। पीएमएलए एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। भोपाल के पीपुल्स ग्रुप पर यह कार्रवाई देखने को मिली है और सर्च ऑपरेशन जो चलाया गया इसमें लाखों रुपए का कैश तो बरामद हुआ ही है, दस्तावेज भी ईडी ने यहां से बरामद किए हैं। दरअसल ईडी को शिकायतें कई सारी मिली थी कि यहां पर अनियमितताएं की जा रही हैं पीपुल्स ग्रुप में, और इसी को लेकर यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। एक्स पर इसको लेकर ईडी की तरफ से ट्वीट भी किया गया है। देख सकते हैं आप, भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रही हैं। ईडी को अनियमितताओं की शिकायत पीपुल्स ग्रुप को लेकर की गई मिली थी और लगातार शिकायतें जो मिली उसके आधार पर पहले जांच की गई और जांच में कई शिकायतें जो हैं वो जब सही पाई गई तब जाकर पुख्ता रूप से जब चीज़ें ईडी के पास सामने आ गई तो ईडी ने छापे की कार्रवाई की है और इन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए छापा मारा है। यहां से दस्तावेज जब्त किए हैं, सर्च ऑपरेशन चलाया तो यहां से कैश भी यहां से मिला है। भोपाल का ये पीपुल्स ग्रुप काफी बड़ा ग्रुप ये है और यहां पर ये कार्रवाई की गई है। पीएमएलए एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है और ये कल से कार्रवाई जारी है। 4 तारीख से देख सकते हैं आप, ईडी की तरफ से ये लिखा गया है कि ईडी ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया है पीएमएलए के तहत और कई सारी जो लोकेशन है भोपाल की, वहां पर पीपुल्स ग्रुप की कई सारी लोकेशन जो हैं वहां पर ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वासु हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से इस कार्रवाई को लेकर जानकारी लेते हैं। वासु, 4 तारीख से ईडी ने यह कार्रवाई शुरू की है, आज दूसरा दिन है। क्या कुछ जांच में सामने आया, क्या शिकायतें हुई थी और अभी तक क्या कुछ मिला ईडी को? बिल्कुल, देखिए ईडी को शिकायत लगातार मिल रही थी कि जो भोपाल का पीपल्स ग्रुप है वहां पर कई तरीके की अनियमितताएं हैं और जो लेन देन के हिसाब किताब हैं वो सही जो है वो नहीं हो रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन है वो सही नहीं हो रहे हैं। और जब ईडी को इस पूरे मामले में सूचना मिली और ईडी ने अपने स्तर पर पहले सर्च अभियान चलाया, पूरी इस मामले की रेकी की गई और जो तमाम अन्य डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे आईटी हो या फिर अन्य डिपार्टमेंट्स हो, उनके साथ मिलकर तमाम सारी जो जानकारी है लेन देन के मामले में, ट्रांजेक्शन के मामले में जो पीपल्स ग्रुप में के जरिए किए जा रहे थे या उनके द्वारा जो दूसरी अलग अलग तरीके से किए जा रहे थे, उसकी पूरी जानकारी जुटाई गई, साक्ष्य जुटाई गई और उसके बाद ईडी की एक टीम भोपाल स्थित पीपल्स ग्रुप के मुख्यालय और अन्य कई ठिकानों पर पहुंची और वहां पर जाकर जो ईडी की टीम है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम है, वहां पर छानबीन की गई, तफ्तीश की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में जो कैश है वो भी पाया गया, दस्तावेज है वो भी जब्त किए गए हैं और बताया जा रहा है कि 8 लाख रुपए का कैश और कई जो दस्तावेज हैं वो मिले हैं। अब इनकी आने वाले समय में जांच की जाएगी, पड़ताल की जाएगी और उसके बाद जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आएंगे कि कितना जो कारोबार है वो वैध रूप से था या अवैध रूप से था या फिर कुछ और भी अलग तरीके की जो हम कह सकते हैं कि आर्थिक अनियमितता हो या फिर कुछ अलग तरीके की वो इसके अलावा भी कुछ अनियमितता हो, वो किस तरीके से की जा रही थी। तो इन सभी बातों से जो पर्दा है वो उठ सकेगा और लगातार ईडी की जो कार्रवाई है वो फिलहाल जारी है और विस्तृत जानकारी के लिए थोड़ा सा और पुनीत जो है इस पूरे मामले को लेकर इंतजार करना होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए वासु। तो थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा विस्तृत जानकारी के लिए, लेकिन पीपुल्स ग्रुप जो है, कई सारे कारोबार हैं पीपुल्स ग्रुप के और इन सभी जगहों पर, ठिकानों पर छापे ईडी की तरफ से मारे गए 4 तारीख को।
छिंदवाड़ा लिए चल रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा यहां पर कथा कर रहे हैं। सीधे तस्वीरें। बाबा का जब स्मरण किया, 2 महीने लगातार जल पिया, बाबा की करुणा से अब छाला ठीक हो गया। इसलिए मैं चंदन नगर से पैदल चलकर यहां बाबा के कथा पंडाल में पहुंची हूं। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदाहरण। अब ठीक है बहना, एक बार हाथ हिला दो। हर हर। बैठिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नंदी बाहे बसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो उठा। ये शिव कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मेरा नाम हिमानी राम कुमार डहरिया है। मैं नरसिंहपुर साईंखेड़ा जिला नरसिंहपुर की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। गुरुदेव, शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर को दिखाया तो कहा कि जिस बच्चादानी जो है, गर्भाशय जो है, वो गर्भाशय आपका इतना गला हुआ है, इतना विचित्र है कि उसमें बच्चा ठहर ही नहीं सकता। गर्भाशय में बच्चा नहीं रह सकता। एक बार बच्चे का चांस लिया तो बच्चेदानी कमजोर थी, जिसके कारण बस बच्चा नहीं रहा, बच्चादानी भी बेकार हुई। गुरुदेव, अब डॉक्टर कहते हैं कि तुम बच्चे का योग कभी ना लें, क्योंकि वो बच्चादानी इतनी कमजोर है कि बीच में से फट जाती है, उसका चांस नहीं है संतान का। बड़े दुखी हो गए गुरुदेव। तब किसी के कहने पर पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुजी। जब पशुपतिनाथ का व्रत किया, एक बार का व्रत 3 सोमवार पूरे हुए और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया, पर चिंता ये थी कि बच्चादानी ठीक नहीं है, तो उसमें बच्चा कैसे रहेगा? बच्चा उसमें रह ही नहीं सकता। अब करे तो करे क्या? डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहता है कि आपका गर्भ तो ठहर गया, पर यह बच्चा भी चले जाएगा। 1 महीना निकला, 2 महीना निकला गुरुदेव, 3 महीना निकला। जांच हुई तो मालूम पड़ा बच्चादानी में 1 बच्चा नहीं है, बच्चेदानी में 2 बच्चे हैं। अब बच्चादानी में 2 बच्चे, और डॉक्टर कह रहा है कि गर्भाशय का बच्चादानी बच्चा सहन ही नहीं कर सकता, करें तो करें क्या? गुरुदेव, 1 बेलपत्री बाबा को चढ़ाते, जल का आचमन करते। 9 महीने कब निकल गए और बाबा की कृपा से 1 बेटा 1 बेटी ने जन्म ले लिया। जिस बेटे का और छिंदवाड़ा से ये आप कथा सुन रहे थे। बढ़ते हैं आगे। श्योपुर से बड़ी खबर आपको बताने, नरेंद्र सिंह तोमर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को फ्यूज बल्ब मुद्दा विहीन हो गया है। विपक्ष जन आशीर्वाद यात्रा से बौखलाया हुआ है, मील का पत्थर यात्रा साबित हो गई है, ये नरेंद्र सिंह तोमर ने कहते हुए वो नजर आए और कांग्रेस को निशाने पर लिया है और कांग्रेस के नेताओं को फ्यूज बल्ब बताते हुए कह दिया विपक्ष मुद्दाहीन है और जन आशीर्वाद यात्रा जो है मील का पत्थर साबित हो गई। आशीर्वाद क्रमांक 5 का आज आगाज होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, यात्रा पांचवी यात्रा आपसे शुरू होने वाली है, किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह का उल्लास आप देख पा रहे हैं? बहुत उत्साह है। ऐतिहासिक यात्रा होगी, अभूतपूर्व यात्रा होगी और ये यात्रा मील का पत्थर साबित होगी भारतीय जनता पार्टी की विजय को दिलाने में। क्या लगता है 2018 के परिणामों को पलट देगी इस बार ये यात्रा? नहीं, पलटेंगे ही, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ही।
सुरजेवाला हो या कमलनाथ जी हो, लगातार सवाल खड़े करते हैं इस यात्रा पर। ये सारे लोग फ्यूज हो चुके हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को जो अपार जन समर्थन मिल रहा है उससे बौखला रहे। मोदी जी, तो यह केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस यात्रा से 2023 के परिणाम बेहद सुखद रहने वाले। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो लोग भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बौखला रहे हैं, उनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 श्योपुर। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गायों की मौत पर कांग्रेस की तरफ से बयान आया। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल जो हैं, उनकी तरफ से बयान आया और कहा है कि कल ही जांच के आदेश दे दिए गए थे। डॉक्टर गायों का लगातार इलाज कर रहे हैं और लापरवाही बरतने वाले जो लोग हैं इन पर कार्रवाई की जाएगी। गायों की मौत पर बीजेपी राजनीति करने में जुटी हुई है। बीजेपी के समय गौशालाओं में हजारों गायों की मौत भी हुई थी, लेकिन फिर भी बीजेपी राजनीति कर रही है। गायों की मौत पर यह आरोप लगाया और ये भी कहा कि इस पूरे मामले की जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। इधर डॉक्टर जो गैया है उसका लगातार इलाज कर रही है। जांच के आदेश दे दिए गए। पशु चिकित्सा विभाग के जो चिकित्सक हैं वहाँ पे लगातार 24 घंटे से गायों के इलाज में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पे यह घटना बेहद ही दुखद है। इसके लिए जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी जो बयानबाजी कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का गिद्ध चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी गायों की मौत पे, गायों की लाश पे राजनीति करना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी को बयानबाजी करने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जब उनके शासनकाल में 27,000 से अधिक गायें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का गौशाला चलाने वाले नेताओं की गौशालाओं में हो गई थी। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की बैठक में पहली सूची को लेकर सहमति बन गई है। पहली लिस्ट में नाम जो जारी किए जाएंगे उनकी संख्या 25 से लेकर 30 हो सकती है। पहली लिस्ट में नाम जो तैयार हुए हैं, पहली सूची में बड़े नेताओं के नाम होंगे। ये बात भी सामने आई है। जिन सीटों पर कोई दावेदार नहीं है वो आपको बता देते हैं, यानी सिंगल नाम है। कौन कौन सी सीटें हैं ऐसी? सबसे पहली सीट पाटन, दुर्ग की पाटन सीट, भूपेश बघेल यहां से सिंगल नाम है। अंबिकापुर टीएस सिंहदेव सिंगल नाम है। दुर्ग ग्रामीण से सिंगल नाम है ताम्रध्वज साहू। साजा विधानसभा सीट जो है वहां से रविंद्र चौबे सिंगल नाम। कवर्धा से मोहम्मद अकबर सिंगल नाम। सीतापुर से अमरजीत भगत सिंगल नाम। अभनपुर से धनेन्द्र साहू सिंगल नाम। डोंडी लोहारा से अनिला भेड़िया सिंगल नाम। आरंग से शिव डहरिया सिंगल नाम। कोंटा से कवासी लखमा जो हैं वो सिंगल नाम है। रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय। कोंडागांव से मोहन मरकाम। राजिम से अमितेश शुक्ल और उमेश पटेल खरसिया से। इधर सक्ती से चरण दास महंत के नाम का ऐलान हो सकता है। तो ये आपको मालूम है कि ये सभी जितने भी नाम गिनाए गए हैं सभी बड़े नाम हैं और सियासत के लिहाज से बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और यहाँ पर सब मंत्री हैं, कोई मुख्यमंत्री है, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। तो ये सब सिंगल नाम हैं यहाँ पर और बहुत जल्दी लिस्ट आ सकती है। इस पर बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत भी नहीं थी शायद पार्टी को, इसलिए ये माना जा रहा है कि पहली लिस्ट में बड़े नेताओं के नाम हो सकते हैं। अभी 8 तारीख को संभावना है स्क्रीनिंग कमेटी की, उसके बाद ये सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाएगा और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी से ही सूची जारी होती है। पर ये शॉर्ट लिस्टिंग होगी, स्क्रीनिंग कमेटी के नाम तक उसका वो जानकारी घोषित करेंगे कि नहीं, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि अधिक से अधिक सीटों में सिंगल नाम तक पहुंचने का प्रयास किया जाए। मुझे तो नहीं लगता जरा भी। हम लोग चाहेंगे कि उम्मीदवारों के परफॉर्मेंस पे, उनकी उपस्थिति के हिसाब से बीजेपी का इससे कोई घोषणा पत्र में ऐसा जरूर होता है और होना चाहिए कि थोड़ा सा इंतज़ार करें तो बेहतर रहता है। मंगल के दिन आई है सूरज से जुड़ी मंगल खबर। पृथ्वी की कक्षा से जुड़ी दूसरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। किसकी? अब सूरज की ओर और करीब आदित्य L1 बढ़ता जा रहा है और इसके बाद वो तय पॉइंट पर पहुंच भी जाएगा। देखिए रिपोर्ट। इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान से ज्यादा बढ़कर भारतीयों की महत्वाकांक्षा का आसमान हो चला है। रोजाना आ रहे अपडेट भारतीयों को अभिमान करने का मौका देते हैं।
मंगलवार तड़के इसरो ने जानकारी दी है कि सूर्य मिशन आदित्य L1 की पृथ्वी की कक्षा से संबंधित दूसरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। इसरो ने बताया कि कक्षा संबंधी दूसरी प्रक्रिया को बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क यानी कि ISTRAC से कंट्रोल करते हुए कामयाबी से अंजाम दिया गया। इसरो ने एक्स पर यह जानकारी साझा की है। नई कक्षा 282 किलोमीटर गुणित 40,225 किलोमीटर है। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 की पृथ्वी की कक्षा से संबंधित तीसरी प्रक्रिया 10 सितंबर 2023 को भारतीय समय अनुसार देर रात लगभग 2:30 बजे निर्धारित है। आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन पॉइंट, जिसे L1 भी कहते हैं, इस पर रहकर सूरज के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा। ये दूरी पृथ्वी और सूर्य की कुल दूरी का लगभग 1% है। इसरो पहले ही साफ कर चुका है कि यान न तो सूर्य पर उतरेगा न ही सूर्य के और करीब जाएगा। 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से रवाना हुए आदित्य L1 की कक्षा संबंधी पहली प्रक्रिया को 3 सितंबर को अंजाम दिया गया था। अभी ऐसी ही 2 और प्रक्रियाओं से इसे गुजरना होगा। फिलहाल की गणना के लिहाज से माना जा रहा है कि आदित्य L1 करीब 127 दिनों के अपनी एक मंजिल तक तो पहुंच जाएगा। इसके बाद शुरू होगी सूरज की पढ़ाई यानी कि रिसर्च। इसरो से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल आदित्य L1 मिशन एकदम ठीक दिशा में जा रहा है और सब कुछ ठीक रहा तो आसमान की दुनिया में भारत का परचम फिर से लहराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं, जहां पर गृह युद्ध जैसे हालात हो चले हैं। अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार की हदें पार की जा रही हैं। अस्थिरता की स्थिति यहां पर पैदा हो चुकी है। महंगाई अपने चरम पर चली गई है। थाली से रोटियां गायब हो रही हैं और चीनी 2 शतक लगा चुकी है। खबर यह भी कि सेना ने राष्ट्रपति के दफ्तर में कब्जा कर लिया है। पड़ोसी मुल्क तबाही की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान में जुल्म की इंतहा, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, कंगाल पाक में आया महंगाई का भूचाल, पाक सेना ने राष्ट्रपति अलवी को धमकाया। सड़क पर सैलाब है इंसानी हुजूम का, हर जगह अत्याचार हो रहा है। कहीं अल्पसंख्यकों के घर तोड़े जा रहे हैं तो कहीं धार्मिक स्थानों को जमींदोज किया जा रहा है। यह तस्वीरें पाकिस्तान की हैं, जहां अल्पसंख्यकों पर जुल्म की इंतहा हो गई। पाक में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। अल्पसंख्यक मांग कर रहे हैं विलय की। क्या है वहां की परिस्थिति, समझिए। गिलगित बाल्टिस्तान में सड़क पर इंसानी हुजूम, अल्पसंख्यकों ने की काराकोरम राजमार्ग खोलने की मांग, गिलगित बाल्टिस्तान के भारत में विलय की बात। एक तो पाकिस्तान कंगाली के दौर से गुजर रहा है, दूसरी तरफ यहाँ महंगाई चरम पर है। पाक के लोगों की थाली से दाल चावल गायब हो रहा है तो चाय से चीनी कम होती जा रही है। पाकिस्तान में चीनी का बड़ा संकट। क्वेटा में आसमान पर चीनी की कीमत 30 रुपए प्रति किलो बढ़ी। बेहिसाब कीमत पर मिल रही है चीनी। एक तरफ पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, दूसरी तरफ महंगाई चरम पर है। तो वहीं पाक सेना भी अल्पसंख्यकों पर सितम ढा रही है। खबर यह भी है कि पाकिस्तान की सेना ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी को धमकाया है। राष्ट्रपति के दफ्तर को खाली करा दिया गया है। चुनाव की तारीख को घोषित करने से रोका गया और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमा लिया गया। सेना प्रमुख ISI चीफ राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उसे अपने कब्जे में ले लिया है।
ऐसे में वहां के हालात बद से बदतर हो गए हैं, लोग सड़क पर उतर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय टीम नेपाल के खिलाफ रंग में दिखी। कप्तान रोहित शर्मा से लेकर जोड़ीदार शुभमन गिल के बल्ले से रन आग की तरह निकले। भारतीय गेंदबाज भी रंग में नजर आए। कल के प्रदर्शन को देखकर पाकिस्तान टीम सोच में होगी कि क्या इस टीम को रोक पाना आसान होगा, क्योंकि पिछले मैच की बात कुछ और थी। अब भारतीय टीम रंग में आ गई है। कल के मैच में कैसा रहा टीम का प्रदर्शन, एक एक पल की स्टोरी, और ये टीम कितना पाकिस्तान के लिए खतरनाक होने वाली है, और क्या इसी टीम का चयन विश्व कप के लिए हो गया है। इनमें से किस किस का हुआ है, आइए देखते हैं। भारतीय टीम तैयार, 10 सितंबर का इंतजार, रंग में लौटे धुरंधर। विश्व कप टीम का आज ऐलान, धुरंधर भरेंगे टीम में जान। धमाल हुआ, कमाल हुआ, रनों का सूखा खत्म हुआ, क्योंकि वो लौट आया है पुराने तेवर में, उस रंग में जिससे उसकी पहचान थी। अब तो बस इंतजार होगा उस दिन का जब एशिया कप के सुपर 4 में भारत पाकिस्तान एक बार फिर टकराएंगे। तब कुछ ऐसा हो सकता है, उस पर भी बात होगी। लेकिन पहले कल के मैच की हाइलाइट्स जानिए। जो कह रहे हैं कि जब भारत सुपर 4 में पाकिस्तान से भिड़ेगा तो तेवर अलग होंगे, क्योंकि नेपाल के खिलाफ भारत ने जिस तरह से प्रदर्शन किया वो इतना बताने के लिए काफी है कि भारत के गेंदबाजों से लेकर बल्लेबाजों तक सभी रंग में लौट आए हैं। भारत ने नेपाल की टीम को 10 विकेट से हराया। कैंडी के पल्ले केले स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और नेपाल की टीम को 48.2 ओवर्स में 230 रन पर ढेर कर दिया। गेंदबाजों के प्रदर्शन पर पहले एक नजर। गेंदबाजों में कमाल दिखाते हुए रविंद्र जडेजा ने सटीक गेंदबाजी की, जिसमें 10 ओवर फेंककर 40 रन दिए और 3 विकेट झटके, जबकि इकोनॉमी रेट 4 का रहा। मोहम्मद सिराज की अटैकिंग गेंदबाजी में 9.2 ओवर्स फेंके गए, जिसमें उन्होंने 61 रन खर्च किए, 3 विकेट झटके और इकोनॉमी 6.54 की रही। सिराज थोड़े महंगे साबित जरूर हुए, लेकिन टीम के लिए विकेट्स की झड़ी लगा दी। दूसरी तरफ मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या की भी गजब की अटैकिंग बॉलिंग रही। शमी ने 7 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट झटका। शमी की बॉलिंग में खास बात यह रही कि नेपाल के बल्लेबाजों को खुलने का मौका नहीं मिला। पांड्या कुछ कम नहीं थे, ऐसा ही प्रदर्शन उन्होंने भी किया। 8 ओवर में 3 मेडन्स फेंक डाले। 4.25 की इकोनॉमी से 34 रन देकर 1 विकेट झटका। पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग में भी कमाल दिखाया था और अब बॉलिंग, मतलब साफ है कि गेंदबाजों और ऑलराउंडर्स की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब सुपर ओवर में पाकिस्तान की खैर नहीं। भारतीय टीम की गेंदबाजी ने ऐसा दम भरा, नेपाल की टीम 230 रन पर ढेर हो गई। हालांकि फिर बारिश आई, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजों ने दम दिखाया। कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से आग की तरह रन बरस रहे थे। हिटमैन ने 59 बॉल में 74 रनों की पारी खेली। 5 छक्के और 4 चौकों से सजी पारी बता रही है कि वो रंग में लौट आए हैं। कप्तान के जोड़ीदार शुभमन गिल ने 62 गेंदों में 67 रन की सधी हुई पारी खेलकर ये जाहिर कर दिया कि अब पाकिस्तान उन्हें रोक नहीं पाएगा। मतलब साफ है कि अब भारत की तैयारी हो चुकी है, बस 10 सितंबर का इंतजार है। विश्व कप के लिए भारतीय टीम का भी चयन है। मतलब अब तो किसी भी हाल में इस टीम को रंग में ही रहना है, क्योंकि सवाल सिर्फ एशिया कप का नहीं बल्कि विश्व कप का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ अड़ाई के अड्डे में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।